आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने तर्जुमानों का इजलास तलब कर लिया। लिफाफा पकड़ाने की कोशिश करो, सूटकेस, जॉब, कोई ओहदा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। कल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई जिसमें पाकिस्तान की रैंकिंग कई दर्जे गिरी और 140 पर पाकिस्तान की रैंकिंग पहुंची। और फिर इसी मुनासबत से आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने तर्जुमानों का इजलास तलब कर लिया और उस अहम इजलास में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर तो बात हुई, लेकिन साथ ही साथ जो हुकूमत के नज़दीक सबसे बड़ा मसला है मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी और शहबाज शरीफ के खिलाफ अब कैसे कार्रवाई करनी है, उस पर भी इसमें गौर हुआ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट पर उस इजलास में जो गुफ्तगू हुई उसमें फवाद चौधरी ने कहा कि ये रिपोर्ट किसी माली करप्शन से मुतालिक नहीं है। ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म का ये ख्याल है और उन्होंने उस इजलास में गुफ्तगू भी की कि इस हुकूमत में कोई मालियाती स्कैंडल तो सामने आया ही नहीं है। तो जो बड़े बड़े स्कैंडल्स, आटे का स्कैंडल, चीनी का स्कैंडल और लातादाद ऐसे स्कैंडल्स हैं जिसमें दवाओं का स्कैंडल है, LNG का स्कैंडल है, इसमें पेट्रोल की कीमत एक रात में कहाँ से कहाँ पहुँच गई, उससे अरबों रुपए की करप्शन हुई, उसका जिम्मेदार कौन था, ये फैसला आज तक नहीं हो सका, किसी जिम्मेदार को सज़ा नहीं मिल सकी। तो ये जितने भी स्कैंडल्स आए, शायद हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म और काबीना इन स्कैंडल्स को इस दौरे हुकूमत का स्कैंडल समझती नहीं, या फिर इनको स्कैंडल्स ही नहीं समझती और ये मालियाती करप्शन के ज़ुमरे में उनके नज़दीक आते ही नहीं। और ऐसा शायद इसलिए है चूँकि हुकूमत की, वज़ीर-ए-आज़म की और काबीना की पूरी तवज्जो है इस वक्त मियाँ नवाज़ शरीफ को वापस लाने पर। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ख़त लिखा गया है शहबाज शरीफ को और उनसे एज़ गारंटर अब वजाहत मांगी गई है कि अब तक मियाँ नवाज़ शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहे। तो ये बड़े अहम मामलात हैं जिस पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है। और प्रोग्राम के आखिर से आएंगे तो उसमें जो आज कराची में हुआ, जिस तरह के मनाजिर मीडिया पर और फिर इंटरनेशनल मीडिया पर रिपोर्ट हुए एक ऐसे मौके पर जब कल PSL का आगाज़ होना है, तो कराची की सड़कों पर पुलिस वाले डंडे एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर बरसा रहे हैं। MQM सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही थी और वो एहतजाज करते हुए वो दाखिल हुई रेड जोन में और फिर किस तरह से वहाँ पर एक हंगामा राई की सूरत हाल पैदा हुई, लाठी चार्ज हुआ, MQM के लोगों को हिरासत में लिया गया, कुछ ज़ख्मी हुए, फिर उस पर उनका रद्द-ए-अमल आया। अब इस पर सिंध हुकूमत क्या सोच रही है, इस पर भी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। लेकिन अभी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास से। और गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एतजाज़ अहसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, हमारे मुल्क के एक नामवर माहिर कानून। एतजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब एतजाज़ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की तो पूरी सियासत ही करप्शन के खिलाफ बयानिए पर मबनी थी। वो तो आए करप्शन का खात्मा करने थे, लेकिन 3.5 साल बाद जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अपनी रिपोर्ट देता है तो ये गुज़िश्ता 3.5 सालों में आहिस्ता पाकिस्तान में करप्शन बढ़ रही है। इसकी क्या वजूहत हैं आपके नज़दीक एतजाज़ साहब? असल में जब तक वो अपनों पे जिन पे कोई इल्ज़ाम आया उनको रियायत देते रहेंगे तो फिर वो इस कदर उनकी क्रेडिबिलिटी इसकी नहीं बन सकती करप्शन की मुहिम की। हालांकि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल खुद बड़ा मशकूक इदारा है। इसमें बड़ी क्लियर इसकी बात है कि जो इसके जो सरबराह हैं वो तो बिल्कुल नवाज शरीफ के साथ है, मुस्लिम लीग नून के साथ उनके बड़े वाज़े उनका ताल्लुक एक तरह से हाथ में हाथ है, बिल्कुल वाज़े तौर पे। आप देखें इन्होंने सही, बल्कि 2017 में तो सफ़ीर भी इनको मियाँ साहब ने लगा दिया था और जाहिर है कि कुछ ताल्लुकात करीबी होंगे, इसी बिना पर उनको नवाजा गया इस तरह से। जी। उससे पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस में जिम्मेदारियां दे रखी थी नवाज शरीफ ने। इन्होंने 3 रिपोर्ट हमारे खिलाफ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के खिलाफ दी और बस इतना उसको उठाया नवाज शरीफ ने और PML नवाज ने कि ये तबाह हो गई हुकूमत, ये करा, फिर उन्होंने ये ले लिया वो ले लिया। नवाज शरीफ की जब गवर्नमेंट आई तो ये बड़े मज़े से एक तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जिम्मेदारियां निभाते रहे, फिर इन्होंने सफारत की ख्वाहिश का इजहार किया तो मियाँ साहब ने इनको बोस्निया में पाकिस्तान का सफीर लगाए रखा, जो कि बड़ी प्राइज पोस्टिंग थी क्योंकि बोस्निया के साथ
बॉस्निया में पाकिस्तानी सफीर की बहुत इज्जत करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि हमने उनके लिए बहुत किया उनकी जंग में। और यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर शहीद बेनज़ीर भुट्टो और मैडम चिलर, तुर्की की जो प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थी, ये वहाँ गई और जब जंग चल रही थी, उस एयरपोर्ट पे फायरिंग हो रही थी, ये दोनों ख़वातीन वहाँ गई और इन्होंने ताल्लुकात और बॉस्निया से बढ़ाए बेइंतहा। उसको अप्रिशिएट किया गया उस दौरे को सारी मुस्लिम दुनिया में और सारी दुनिया में। और उस वक्त कोई और एम्बेसडर थे, पर नवाज शरीफ जब आए तो नवाज शरीफ ने पहले आदिल गिलानी को कुछ जिम्मेदारियां दी रखी, अपने करीब रखा वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और फिर उनको सफीर लगा दिया बॉस्निया में। ये एन जो मैं कहता हूँ शरीफ डॉक्ट्रिन के मुताबिक है। अच्छा, शरीफ डॉक्ट्रिन ये है कि जिससे आपको ज्यादा नुकसान की का खदशा हो कि अगर ये वाक़यात हालात इसके सामने आ गए तो इसको एक्शन लेना पड़ेगा मेरे खिलाफ, मसलन अदलिया, तो उनको खास अंदाज से नवाज शाह तुम पे रखो। और ये इसमें जज का कोई देखो कि ये जज खिलाफ है, ये जज जरा हिमायत करने वाला है, उस जजेस की कम्युनिटी को। इसी तरह इन्होंने जनरल्स की कम्युनिटी के साथ करना शुरू किया था। शुजा नवाज जो भाई है आसिफ जनरल आसिफ नवाज का, जो आर्मी चीफ थे, उसने अपनी किताब में क्रॉस स्वॉर्ड, उसकी किताब है, उसमें उसने खुद लिखा है कि उसके भाई ने बताया कि किस तरह जब मैं आर्मी चीफ हुआ तो हर कोर कमांडर को ये मियाँ शरीफ ने और शरीफ बरादरान ने एक 7 सीरीज जो बेस्ट टॉप मॉडल है 7 सीरीज BMW की कार दी हुई थी, और उसने कहा कि मुझे भी देने की उसने कोशिश की जी। मुझे मरी बुलाकर, और प्राइम मिनिस्टर ने जब मैं चलने लगा तो वो कहने लगे ये किस आप कमजोर सी गाड़ी में बैठे हो और आपके पास तो ठीक गाड़ी होनी चाहिए। तो इससे पहले कि वो अपनी गाड़ी में बैठता, आपने इशारा किया और एक गाड़ी आके खड़ी हो गई। अच्छा। नई नकोर 7 सीरीज बीमर BMW। अच्छा। वो उसको कहता है मैंने तो नहीं ली, उसने नहीं ली, वो कभी पाया नहीं गया उस ऐसी BMW में। लेकिन ये नवाज डॉक्ट्रिन के मुताबिक कि हर एक को जो आए उसको लिफाफा पकड़ाने की कोशिश करो। अच्छा। सूटकेस, जॉब, कोई ओहदा, कोई गाड़ी, और बस दे रहे। ये इनको टारगेटेड लोग हैं जिनको देना है। अब ये चूंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सरबराह थे तो आदिल गिलानी साहब को भी मिलना चाहिए था। आप देखें 3 रिपोर्ट्स इन्होंने हमारे खिलाफ हमारी गवर्नमेंट में, पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट में दी। अब इमरान खान की गवर्नमेंट में भी गालिबन ये दूसरी रिपोर्ट है जो एडवर्स। नवाज शरीफ की हुकूमत ने कोई रिपोर्ट दी नहीं। चलें, एतराज़ साहब आदिल गिलानी साहब की और मियाँ साहब की जो थी, उन्होंने उनको नवाजा, किस तरह से सफ़ीर लगाया, वो अपनी जगह पर। लेकिन अगर आदिल गिलानी साहब की जगह कोई और शख्स ट्रांसपेरेंसी के साथ मुंसलिक होता, उसके सरबराह के तौर पर काम कर रहा होता, तो क्या इस दौरे हुकूमत में जो स्कैंडल्स आए, जो करप्शन हुई है, वो कम है? खुद माजी में इमरान खान साहब कहते थे कि अगर मुल्क में करप्शन बढ़ रही है तो अवाम महंगाई की सूरत में उसकी कीमत अदा करते हैं। तो इस वक्त तो तारीख की बुलंद तरीन महंगाई है पाकिस्तान में, तो इसका मतलब कि करप्शन है और लोगों में फिर ज़ाहिर इसका परसेप्शन भी पाया जा रहा है। नहीं, वो तो दुरुस्त है, उसमें कोई शक नहीं। करप्शन की जो आई है शुगर पे रिपोर्ट, जो गेहूं पे आई है, जो दीगर रिपोर्ट्स आई हैं, उनमें बड़ी इंडाइटमेंट है इमरान खान की और उसकी गवर्नमेंट की और उसके वजीरों की। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये सोच कोई इतनी क्रेडिबल नहीं है। ये हमें बाहर बाजार में और सड़कों गलियों पे तो ये बिल्कुल ये व्यू मिलता है कि बहुत करप्शन भी है और बहुत
कीमतें भी और महंगाई भी बढ़ गई है इस हुकूमत की पीटीआई की हुकूमत की नाअहली की। ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये पर्दा, ये इम्प्रेशन हमें मिलता है और लोग बरमला कहते हैं। लेकिन जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये एक सोर्स हो इस इंफॉर्मेशन की, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के कोई नहीं है क्रीडेंशियल। अच्छा। अब देखिए ये हुआ है, मैं आपको एक चीज बताऊं। जी जी। ये जो केस हुआ है ARY और जियो के दरमियान पाकिस्तान सुपर लीग की ब्रॉडकास्ट राइट्स का जी की सुपर लीग की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पे। हाँ। अब ये जो हुआ है इसमें भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आई। अच्छा। जियो ने रिलाई किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पे, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि ये जो बोली जिस पे ARY को दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट, ये बोली 4 अरब 20 करोड़ की होनी चाहिए थी। सही। 4.2 बिलियन रुपीज ये उन्होंने लिखा है, और ये डॉक्यूमेंट जियो का है। ये डॉक्यूमेंट ARY ने नहीं दिया, ये जियो लेके आया कि तो 4 अरब और 20 करोड़ की बोली होनी चाहिए थी और बड़ी करप्शन हो गई, बड़ा इसमें पैसा चल गया। अब ये कहते हैं, खुद कहते हैं कि 4.2 बिलियन रुपीज की बोली होनी चाहिए। ARY की बोली 4.35 बिलियन रुपीज थी, तो इससे ज्यादा थी। अब ये तक नहीं देखते, ये तो मतलब है कोई काम इतना प्रोफेशनल नहीं है इनका। सही। इमरान खान की गवर्नमेंट नाअहल भी है और उसके खिलाफ ये एक इल्ज़ाम भी है कि नाअहली की वजह से उसने कीमतें नहीं कंट्रोल हो रही, लॉ एंड ऑर्डर नहीं कंट्रोल हो रहा, मजदूरियां या जॉब्स नहीं मिल रही, और IMF के बिल्कुल हमें फंदे में फंसा दिया है। ये सब वजह। मैं ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में ये बताना जरूरी समझता हूँ कि कल ये कहेंगे पीपल्स पार्टी के भी खिलाफ ये इल्जाम था, वो इल्जाम था। हाँ। इनके इल्जाम लगाए हुए ये तो नवाज शरीफ के शरीफ डॉक्टरेट में आते हैं और उसको उसकी इलाज में नवाज शरीफ ने आज तक शुजा नवाज के खिलाफ कोई दावा नहीं किया। ठीक है, ऐसा सब आपके नज़दीक ये क्रेडिबल सोर्स नहीं है। ट्रांसपेरेंट हुकूमत की भी सोच आपसे मिलती जुलती है, लेकिन अभी आप कुछ साल पीछे चले हैं, 3 साल पहले तक, 2018 तक, यानी 1996 से 2018 तक 22 साल खान साहब इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स को हाथों में लहरा लहरा कर हुकूमतों को करप्ट करार दिया करते थे, और उस वक्त यही सबसे क्रेडिबल सोर्स हुआ करती थी। तो उन्होंने ही तो कौम को बताया कि ये एक बड़ी क्रेडिबल सोर्स है, और ये जिस हुकूमत को करप्ट कहती है वो हुकूमत करप्ट होती है। तो इसी की बुनियाद पर तो वो इल्ज़ामात लगाया करते थे, तो आज ये क्रेडिबल क्यों नहीं है फिर? आदि की हुकूमत को नहीं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को करप्ट कहते थे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नवाज शरीफ के खिलाफ इन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी, कोई देखा ही नहीं उस पर। ये तो नवाज शरीफ की एम्ब्रेस में है, ये तो उन्होंने गले से लगाया हुआ है इनको, और इन्होंने उसकी जब सफीर लगे रहे हैं और नवाज शरीफ की हिदायत थी, तो अब उसके कर्ज चुका रहे हैं। अच्छा। मैं इसलिए इतना ये खुश नहीं हूँ, मैं पीपल्स पार्टी हूँ, तो मैं ये खुश नहीं हूँ कि उन्होंने इमरान खान को बहुत बुरा साबित कर दिया है या इल्ज़ाम लगा दिया है, और ये वो इन्होंने तो हमारे पे भी इल्ज़ाम लगाए। अच्छा। ये सिर्फ नवाज शरीफ की जानिब नहीं देखेंगे। सही। तो ये मशकूक। अब चलें ऐसा सब इतना, चूंकि मियां नवाज सर हमारी गुफ्तगू में चल रहा है, तो अब उनकी वापसी से मुतालिक जो अटॉर्नी जनरल ने ख़त लिखा है शहबाज शरीफ साहब को, इस मौजूदा सूरत हाल को पिछले 2.5 साल को देखते हुए कि कहीं कोई मेडिकल रिपोर्ट्स उनकी नहीं आई, हुकूमत की कोई उसमें संजीदगी इतनी नहीं थी, बातों की हद तक तो थी लेकिन अमल सामने ही था। अब इसमें कानूनी तौर पर इस खत की क्या अहमियत आपके नज़दीक है? खत की अहमियत यह है कि ये एक बड़ा लूज बॉल है। अच्छा। बहुत लूज बॉल है, मैं समझता हूँ, जो अटॉर्नी जनरल साहब ने कराया।
और उसमें छिक्का लग जाए। अच्छा। उसकी वजह ये है कि ये इस खत में जो बेसिक चीज की है वो शहबाज शरीफ को कहा है, यानी नवाज शरीफ को कहा है। नवाज शरीफ को कहा है कि आप अपनी रिपोर्ट हमें दिखाएं जिसके तहत किसी डॉक्टर ने कहा हो कि ये आप आ नहीं सकते। अब ये नहीं प्रिस्क्राइब किया कि डॉक्टर कौन सा हो, ये नहीं कहा कि वो डॉक्टर आपका अपना हो या कोई और हो, कोई बोर्ड हो। आप हमें मुतमईन करें कि आपके पास डॉक्टरी मशवरा है कि आप ट्रैवल ना करें। अब नवाज शरीफ क्या करेगा? वो अपने डॉक्टरों को बताएगा, जिस बोर्ड से भी उसने सर्टिफिकेट लेना होगा। अब तो अपने सर्टिफिकेट और डॉक्टर के लिए क्या ना क्या मुश्किल है कि ये ट्रैवल नहीं कर सकता। डॉक्टर को तो ये और वो जो भी उसमें 100 हीले बहाने और बातें निकाल सकता है कि जी इनके पेट में इतना ज्यादा है, इसकी दिल में ये है। फिर ये नवाज शरीफ उसको बताएगा कि मुझे तो गुजरा जो है, ये भी हुकूमत की इनकी तर्जमानों की और गुजरा की नहीं समझ आती। वो पहले दिन से लगे हुए हैं कि इसको जेल जाएगा, ये जेल जाएगा, ये उतरेगा तो जेल, लटियाला जेल जाए। सही। अब वो डॉक्टर साहब डॉक्टर को कहेगा, डॉक्टर को 50-60 साल उम्र का होगा, वो डॉक्टर या डॉक्टर होंगे, उनको कहेगा देखें मुझे ये यहाँ से आप अगर भेजते हैं तो सीधा जेल भेजते हैं। बिल्कुल। और जेल भी पाकिस्तान की, और वहाँ पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है वहाँ। अच्छा। वो समझते हैं हम जानवर हैं, हम दरिंदे हैं, हम अपनी औरतों को मारते हैं, हम जबरदस्ती शादियां कराते हैं, जो भी उनकी वैल्यूज हैं उनसे जो भी मुख्तलिफ है। सही। अब ये नवाज शरीफ कहेगा उनको डॉक्टर्स को कि भाई साहब मुझे आपने कत्लगाह में भेजना है, और वो समझते हैं पाकिस्तान कत्लगाह। तो वो तो बहुत ही आसान कर दिया काम अटॉर्नी जनरल साहब ने नवाज शरीफ का, कि नवाज शरीफ खुद जाए और या जमात जिससे भी चाहे सर्टिफिकेट ले ले, कोई 2-4 बड़े कंसल्टेंट, सिर्फ बड़े से बड़ा कंसल्टेंट। सही। तो ये तो बड़ा आसान काम है। इस बारे में उसके साथ हमदर्दी रखेगा और वो फीस उसको जितनी चाहे दे ले। ठीक है। तो एतराज साहब, इसका मतलब ये आसानी क्या ये फिर हुकूमत ने ये खुद इंटेंशनली पैदा की है, जानते बूझते ऐसा किया गया, या फिर ये कम इल्मी की बिना पर या कोई भूल में उनसे हो गया है? क्योंकि नून लीग भी आप देखें पहले दिन से कहती है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन ने, हुकूमत ने हाई कमीशन के जरिए कोई डॉक्यूमेंट्स मियां साहब के नहीं मंगवाए। इसका मतलब हुकूमत की संजीदगी नहीं है इस मामले में। नून लीग तो एक क्लेम करती है। ये तो मुझे पता नहीं, पर ये नाअहलियत का तो एक बहुत बड़ा वाज़े सबूत है। अगर आप चाहते हैं कि नवाज शरीफ आए तो ये तरीका तो है ही नहीं। नवाज शरीफ नहीं कोई हुकूमत ने किसी ने भेजना भी ना, आपकी एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी है उनके साथ। बिल्कुल। फिर बरतानिया में, रोम में, पेरिस में, ये बड़े बड़े जो शहर हैं यूरोप के, इनमें सैकड़ों नहीं हजारों अरबपति मफरूर बैठे हुए। इंडिया के कोई 1-1.5 है अरबपति मफरूर। अरबपति डॉलर्स में या पाउंड में अरबपति। अच्छा। वो वहां पैसा लेके जाते हैं इंडिया को, ये बड़े खुश हैं। ठीक है। बरतानिया भी और इटालियंस भी। ठीक है सारे, वो तो खुश हैं, वो क्यों ऐसा करेंगे? तो ऐसा सब एक उस पर आपकी कानूनी राय मुझे चाहिए। अब ये कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बरा इत्तलात है, उसके चेयरमैन मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली को एक ख़त लिखा है कि वो साबिक चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार को अपनी इस कमेटी में तलब करना चाहते हैं और फिर उनसे वो सवालात करना चाहते हैं। कानूनी तौर पर क्या कोई साबिक चीफ जस्टिस कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के सामने पेश हो सकता है? एतजाज़ साहब, इस पर प्योर आपकी कानूनी राय चाहिए। साबिक चीफ जस्टिस है, वो किसी आम शहरी से ज्यादा तो नहीं है उसके इख्तियारात। अच्छा। या उसके तहफ़्फ़ुज़ात ज्यादा नहीं है। अलबत्ता इससे ये हो सकता है, मैं आपको ये बताऊं, ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपने
अपनी दस्तरस में ले लें। अच्छा। और ये एक मुनासिब बात भी हो, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आप बुला रहे हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है, वो नहीं बुला रहे हैं। जावेद लतीफ साहब ये भी वो काम कर रहे हैं जो इमरान खान की गवर्नमेंट में हो रहा है, उसको तलब करने वाला। अच्छा। और नवाज शहबाज शरीफ साहब, आप उनको लेके आए जमानत में कि आप ले आएंगे, आपने कहा था ये भी लूज बॉल आएंगे, और अब आप उनको ला के और पेश करें। वो नहीं आना चाहता बड़ा भाई, तो ये किस तरह संदूक में बंद करके ले आए और प्राइवेट फ्लाइट पे, खुफिया फ्लाइट पे शहबाज शरीफ किस तरह ला सकता है? बिल्कुल। तो इसी तरह ये भी एक दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि वो मियाँ जो जावेद लतीफ़ साहब हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने शुरू हो गए, और इनको बड़ी फिक्र है। ये टेप जो है, जो इन्होंने बनाई है, उस पर प्रेशर डालना चाहते हैं। ये ऑडियो टेप कतन जेन्युइन नहीं है। अच्छा। वो तो साबित कर दिया 4 घंटों के अंदर मीडिया ने कि कहाँ से अल्फाज निकाल के लगा के जोड़ के और पैबंद करके ये दो जुमले बनाए गए। सही। और 2 जुमले जो हैं वो के जी ये पैगाम दे रहे हैं टेलीफोन पे साकिब निसार जो चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को, जो उस बेंच पे मौजूद भी नहीं, और टेलीफोन पे अपने रजिस्ट्रार के जरिए पैगाम दे रहे हैं कि मरियम की और नवाज शरीफ की जमानत नहीं कर। ये जज साहब को क्या? ठीक है, ये तो अनहोनी बात है। बिल्कुल। जज साहब को खुद कह दे तो कह दे, चीफ जस्टिस पर्सनली जाती तौर पे आमने सामने रूबरू है। ठीक है, बड़ा मुश्किल है ये समझ में आना, ज़ाहिर एक बड़ी गैर मंतकी सी सूरत हाल लगती है। बहर अदालत में, और अदालत क्या फैसला करती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज़ अहसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से और उनके सरबराह पाकिस्तान चैप्टर के सरबराह के हवाले से उन्होंने बहरहाल सवालात उठाए कि उनकी एफिलिएशन मियां साहब के साथ है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसका कतई मतलब नहीं है कि इस हुकूमत के दौर में ना अहली नहीं हुई या करप्शन नहीं बढ़ी। सियासी मैदान में, माशी मैदान में ये हुकूमत इसको अच्छी खासी नाकामी का सामना करना पड़ा। और एतजाज़ अहसन साहब ने ये कहा कि आदिल गिलानी जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के पाकिस्तान चैप्टर के सरबराह हैं, उन्हें मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में नवाजा गया, उन्हें बोस्निया में सफ़ीर लगाया गया, और वो उस वक्त बड़ी ज़बरदस्त जॉब हुआ करती थी चूँकि पाकिस्तान और बोस्निया के ताल्लुकात बहुत बेहतर थे। तो इस तरह से, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 3 रिपोर्ट्स दी, लेकिन मियां नवाज शरीफ के दौर में उनकी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई, और फिर इमरान खान के दौरे हुकूमत में यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी उनकी रिपोर्ट्स एक बार फिर आने का सिलसिला शुरू हो गया। तो यहाँ से उनकी बाइसनेस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बहरहाल एतजाज़ साहब की राय ये थी, हुकूमत के लोग इस पर थोड़ी मुख्तलिफ राय रखते हैं, नून लीग वाले इस पर कुछ मुख्तलिफ राय रखते हैं। एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर ज़रका तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद होंगी और उनसे हुकूमत की राय इस पर जानेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को अब हुकूमत पाकिस्तान कभी मान नहीं रही। कोई हमें ये बता रहा है कि उसकी साख पर भी सवालात हैं, उसकी नून लीग के साथ एक एफिलिएशन है, इस रिपोर्ट को आप नून लीग की तहरीर करदा रिपोर्ट समझें। बहरहाल इस दौर में जो बड़े बड़े स्कैंडल्स हुए उनका भी कोई मंतकी अंजाम, उनका कोई नतीजा सामने नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? और इस दौर में करप्शन में कमी खासतौर पर क्यों नहीं हो सकी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी इलेक्शन कैंपेन ही करप्शन के खात्मे पर मबनी थी। तो इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर ज़रका तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। एतजाज़ साहब यहाँ साथ हमारे साथ मौजूद थे, आदिल गिलानी साहब के, उन्होंने माजी पर भी बात की, किस तरह से मियां नवाज शरीफ ने उन्हें सफ़ीर लगाया, किस तरह से उनको नवाजा गया। वो एक एफिलिएशन उनकी जो भी है वो अपनी जगह पर, लेकिन बहरहाल इस दौरे हुकूमत में इन 3.5 पौने 4 सालों में स्कैंडल्स तो बने, करप्शन तो हुई है। आटे का स्कैंडल आया, चीनी का स्कैंडल आया, दवाओं का, LNG, पेट्रोल, और इन सब में जो रकम लूटी गई वो रिकवर तो नहीं हुई है अब तक। तो यही वजह बनी है परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान की नीचे जाने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया अरबाब साहब आपका। और
सवाल तो हमारे भी बहुत से हैं। पहला सवाल तो ये है कि सर ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पे तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आदिल गिलानी साहब का जो उनका पास्ट है, जिस तरह से आपने खुद ही कहा कि एतजाज़ एहसन साहब ने जो बात की है वो बड़ी रेलेवेंट है कि उनका तो वो तो जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब के अंदर के आदमी हैं। और ये जो रिपोर्ट, ये रिपोर्ट तो है नहीं, ये तो एक प्रेस रिलीज़ है, इसकी डिटेल्स तो अभी आनी है। अब जहाँ रही बात स्कैंडल्स की, तो स्कैंडल देखिए ये पहली हुकूमत है, ये पहली दफ़ा थोड़ी कि आटे, चीनी और पेट्रोल का बुरान हर हुकूमत में होता है, ये माफिया सब जगह मौजूद है, लेकिन ये पहली हुकूमत है जिसने आटे चीनी के बुरान पे रिपोर्ट बनवाई और उसको पब्लिक किया। आप मुझे बता दें किसी और हुकूमत ने पहले कभी किसी रिपोर्ट को पब्लिक किया? वो जस्टिस महमूदुर रहमान की रिपोर्ट अभी तक पड़ी हुई है, उसको कोई वो कहते हैं जी ये ओरिजिनल है, ये जाली है, असली आई नहीं। तो ये पहली दफ़ा इस मुल्क में ऐसी हुकूमत है जो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करती है। रूल ऑफ लॉ क्या चीज़ है? रूल ऑफ लॉ ये है कि आपके मुल्क में, या ये हदीस शरीफ भी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून हो। एक कानून क्या इस मुल्क में एक कानून है जिसको आप कहते हैं जी ये तो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर है, इस पे 62-63 लगा तो क्या हुआ, इसने इकामा लिया तो क्या हुआ, इसने कैलिब्री फॉन्ट कराई, यानी 2006 में जो कागज़ लिखा था उसको कैलिब्री फॉन्ट में लिखा और वो रिलीज़ कैलिब्री फॉन्ट ही 2007 में रिलीज़ हुई, यानी जाली कागजात कोर्ट में सबमिट कराए जो पर्जरी है। ये वो लोग हैं जो टीटीओ के PhD जिन्होंने किए हुए, 16 अरब की टीटी। आप बताइए शहबाज शरीफ के पास जवाब है कि वो मुश्ताक साहब जो उनके चपरासी थे और वो जो मसरूर साहब जिन्होंने पैसे भेजे, ये कौन लोग हैं भाई? 20-20 हज़ार रुपए की तनख्वाह के ऊपर ज़रका साहब आप 4-4 शहजाद अकबर साहब क्यों साबित नहीं कर पाए जब ये टीटीज में इन्होंने PhD की हुई है, अकाउंट भी सबके सामने, जिनके अकाउंट्स हैं वो लोग भी सबके सामने, तो शहजाद अकबर साहब नाकाम क्यों हो गए, क्यों इस्तीफा देकर चले गए? अच्छा, पहले मुझे आप वो वाली बात कंप्लीट करने दें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाली। एक रूल ऑफ लॉ पे बात हुई है जो अभी तक प्रेस रिलीज में आया है, और दूसरी जो बात है वो ये है कि देयर इज़ आपकी जो स्टेट कैप्चर है। अब मसला ये है कि 1993 में आपके ऊपर ये सारे केसेस मौजूद हैं कि आपने पुलिस में, और उसके ऊपर भी पुलिस और जुडिशरी का नाम आया है कि दे आर स्टेट कैप्चर से मुराद ये है। अब पुलिस में आपने 1993 में जो आपने 23,000 लोग जो भर्ती किए थे उसमें क्रिमिनल सारे थे, वो जो 1993 में किए थे, अब वो बड़े बड़े ओहदों पे हैं। तो आपने तो सिस्टम को टिल्ट किया हुआ है, आपने अंदर से सिस्टम को ऐसे बनाया है कि सिस्टम भी फेल हो, मुल्क भी फेल हो। तो आप मुझे बता दीजिए कौन सा बड़ा स्कैंडल आया है जिसके ऊपर हुकूमत का कोई मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बारे में तो आप मुझे ये बताएं, यहाँ तो हालात ये द केटल कॉलिंग द पॉट ब्लैक, के मतलब आप सोचें शहबाज शरीफ साहब बात करें करप्शन की, अरे भाई सारा ख़ानदान बाहर बैठा हुआ है, ये ऐसे लोग हैं। इन्होंने, जब आप हुकूमत में होते, करप्शन की क्या डेफिनेशन है? जिस वक्त हुकूमत में कोई होता है, पब्लिक ओहदा होता है, उस वक्त जब पब्लिक फंडिंग की वो मिसयूज़ करता है। आप मुझे बताइए मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास बाहर कोई उनकी जायदाद नहीं थी, जब हुकूमत में आए उन्होंने ये 4 एवन फील्ड के अपार्टमेंट लिए। इन लोगों के पास क्या फैक्ट्रियां थी? पहली दफा ये ट्रांसपेरेंसी की जो रिपोर्ट है या ये जो भी प्रेस रिलीज है, परसेप्शन इंडेक्स, फैक्ट्रियां लगाई, ये इस पे तो हम पिछले 3.5 सालों की बात कर रहे हैं ना। ये सारा शरीफ फैमिली ने जो कुछ भी किया वो तो आपकी हुकूमत के अंडर में जो इदारे हैं वो सब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनका काम है साबित करना, अदालत का काम है सजा देना। लेकिन ये करप्शन की लीकेज क्यों नहीं रोक सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पिछले 3.5 साल में? आप मुझे ये बता दीजिए। नहीं, करप्शन की, हमारा प्राइम मिनिस्टर ऐसा बंदा है जिसके ऊपर आप जितना गंद उठा फेंक दें, कर दें, ये क्या क्या बातें बोलेंगे, लेकिन दुनिया को पता है, हर पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि प्राइम मिनिस्टर सिंसियर है, ऑनेस्ट है। ज़रका साहब, अभी तो ऑपोजिशन जमातें प्राइम मिनिस्टर पर भी एतराज उठा रही हैं कि ये 2 लाख से इनका टैक्स 1 करोड़ रुपए पहुंच गया, तो ये 1 करोड़ का टैक्स इन्होंने कहां से दिया? ये आमदन में कौन से ऐसे इजाफा हुए, कौन से जराए थे जहां से उन्होंने आमदन हासिल की? ये तो रोजाना ट्विटर पे सवाल उठाए जा रहे हैं ऑपोजिशन की जानिब से।
ये सवालात बिल्कुल देखिए, 2018 में जब प्राइम मिनिस्टर आए थे उन्होंने कहा था कि आप मेरे हुकूमत में वो वावेला सुनेंगे, सारे माफिया इकट्ठे होके हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे और वो सारे कार्टेल वो हर जगह मौजूद हैं। आपका क्या ख्याल है कि वो जुडिशरी में नहीं है? आपका क्या ख्याल है कि वो गवर्नमेंट में नहीं है? हर जगह उनके हाथ हैं और हर जगह। और आपको पता है जो हमारी तरबियत हुई है पिछली 5, 6, 7 दहाइयों में, उसमें तो ये है कि जो चीज़ जाती है हाईएस्ट बिडर को जाती है और इसमें ये आपके अंदर के मामलात हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से इसको लेके चल रहे हैं इसकी नज़ीर नहीं है। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि चोर कौन है? चोर कौन है? सबको पता है टब्बर किसका चोर है। जिन्होंने पैसे लेके मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनके बेटे सलमान शहबाज, उनके बेटे हसन हुसैन, जिनको वो कहते हैं ये तो पाकिस्तान में अकाउंटेबल ही नहीं है, नुसरत शहबाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, इनका इसहाक डार, ये सारे लोग क्यों बाहर हैं? इनकी क्या वजह है बाहर होने की? और बाहर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। और ये कैसा मुल्क है यार कि यहाँ पर चोर को आप चोर नहीं कह सकते? ये कैसा मुल्क है? ये आप और मैं, आप मुझे बताएं, आप नहीं जानते कि ये चोर है? हम सब जानते हैं। अदालत ने भी उनको ये तो अदालत ने फैसला करना है। ये टीवी पे अगर ऐसा है तो आप लोग सबूत ऐसे लाएं, प्रोसिक्यूशन को इतना मजबूत बनाएं कि अदालत मजबूर हो जाए इनके खिलाफ फैसला देने ना। अदालत ने तो फैसला, मेरे भाई जहांगीर साहब, अदालत ने तो फैसला कर दिया। आप लोग अपनी बताएं कि आप लोग सच और झूठ को जानते हुए हमारी इखलाकी इकदार किधर गई? हम अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर नहीं जानते? वैसे तो हम बड़े मुसलमान बनते हैं, रोजे रखते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं यार झूठा है, चोर है। पर 3 बारी प्राइम मिनिस्टर है यार। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़रक़त तैमूर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। और इस रिपोर्ट में जो करप्शन पाकिस्तान में बढ़ती हुई दिखाई गई, इसका मलबा भी एक बार फिर माजी की हुकूमतों पर ही डालने की कोशिश की गई है। तो अब नून लीग की हुकूमत का कितना इसमें किरदार है या उनकी कितनी जिम्मेदारी है? नून लीग के सीनियर रहनुमा राना तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो परसेप्शन इंडेक्स बढ़ा है, हुकूमत इसमें भी ये कह रही है कि ये मियाँ नवाज शरीफ क्यों बाहर हैं, इसहाक डार क्यों बाहर हैं, शहबाज शरीफ पर जो केसेस चल रहे हैं वो कितनी बड़ी बड़ी करप्शन की केसेस हैं, वो सबके सामने। हमजा शहबाज के अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं उनको पता ही नहीं वो कहाँ से आ रहे हैं। तो एक बार फिर ये मलबा आप पर ही डाला जा रहा है राना साहब। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊँ कि अपनी नलायकियों का, अपनी नाकामियों का जितना भी इस वक्त इनकाल है, अपनी करप्शन का जितना भी मलबा है या जो उसका एक्सक्यूज पेश करते हैं या जो आर्गूमेंट देते हैं, वो स्वाय की पिछली हुकूमत, आप पिछली हुकूमत को तो गए हुए मुद्दे हो गई हैं, 3.5-4 साल की बात है। मैं समझता हूँ ये बात करनी अब लोग मजाक उड़ाते हैं, बजाय इसके कि ये फोकस करें कि वाकई हमसे ना गवर्नेंस हो सकी है, ना करप्शन पे हम काबू पा सके हैं, ना हमारी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो बेहतर तौर पे हम ला सकें जिससे महंगाई उस्मान को छू रही है। तो ये उल्टा अब काम करना शुरू कर दिया, लोग मजाक उड़ाते हैं। अब उसका फवाद चौधरी साहब की एक्सप्लेनेशन क्या दे रहे थे कि जी उन्होंने करप्शन की बात नहीं की, उन्होंने तो गवर्नेंस के हवाले से ये ग्राफ किया। ये आपने तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जी, जो गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस के हिसाब से। यार आप क्या बात करते? जालियत भी है, इसका मतलब है कि नाकामियां, ना तजुर्बाकारियां, नलायकियां के बाद जालियत भी आप में भरी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये कहना दुनिया जानती है कि किस तरह करप्शन बढ़ी है। इनकी आधी कैबिनेट जो है वो करप्शन ज्यादा है। इन्होंने खुद नोटिस लिए हुए हैं, चाहे NLG का हो, वहाँ से बंदा निकाला, चाहे दवाइयों वाला है, चाहे वो शुगर का है, चाहे। लेकिन अब राना साहब, ये चूंकि ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट है और जाहिर है आदिल गिलानी साहब भी उससे एसोसिएटेड हैं, तो अब ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी भी ये एतराज़ उठा रही है कि आदिल गिलानी साहब और मियाँ साहब की जो माजी की एक एफिलेशन है वो सबके सामने, किस तरह उन्हें सफ़ीर लगाया गया था 2017 में, और फिर नून लीग के दौर में उन्होंने इसलिए शायद वो नंबर्स कम दिखाए, वो 117 पर ले गए, और PTI के दौर में मुस्तकिल ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो ये इस एफिलेशन का भी कहीं कोई अमल दखल है? बात है, सारी दुनिया लोगों को लगाती है, पीपल्स पार्टी ने भी लगाए, इन्होंने बेशुमार लगाए हैं बंदे। अब ये बंदे जो इन्होंने लगाए हैं वो हम कहें कि जी कल को वो इस तरह कभी होता है, सफीर तो लोग लगाते रहते हैं, बेशुमार लोग लगाते हैं। तो वो भी मैं सुन रहा था कि जो प्रेसिडेंट है इस वक्त का आरफ अलवी, इनको प्रेसिडेंट जिसको लगाया वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हिस्सा रहा है, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे ये क्वेश्चन उठा रहे हैं। ये आरफ अलवी साहब ट्रांसपेरेंसी में रहे हुए, वहाँ काम करते रहे,
और उसकी तारीफें करते, बड़ा क्रेडिबल होता है। तो कार्टेल्स माफियाज इनके पास है सारे, एक एक जगह पे करप्शन की इंतहा हुई है, चाहे नीचे की सतह पे हो चाहे ऊपर की सतह पे हो। अभी उनके एक बड़े सीनियर मेंबर मेरे साथ थे टीवी पे, तो वो कह रहे थे ऊपर करप्शन नहीं है, नीचे बड़ी है, नीचे की सतह पे जहाँ आम आदमी का वास्ता पड़ता है। तो मुझे बताया किसी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई एक तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, और बात कोई कर देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई जो वजीर जो मुशीर आ रहा है वो एक अलग ही मंतक दे रहा है। इब्राहिम साहब, आज आपकी ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, चेयरमैन नैब को आपने तलब किया हुआ था, वो तो नहीं आए, डीजी साहब आए, उन्हीं से आपने ब्रीफिंग ले ली, तो अब चेयरमैन नैब को बुलाने का इरादा नहीं? वो जेन्युइनली वो कोविड NIH का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का सर्टिफिकेट था उनका, अच्छा, तो कोविड हुआ है, तो उस पर तो मेरा हमें भी वो करना चाहिए। लेकिन मैं कमेटी के सामने ये बात रखी कि अगर आप चाहते हैं कि वो उससे ही लेंगे, हम चेयरमैन से ब्रीफिंग लेंगे, तो इसको पोस्टपोन कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज उन्होंने जो हमारे सारे मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि जी शुरू करें, कम से कम हमें कुछ पता तो चल जाए। तो आज आपके वहाँ लोग थे मीडिया वाले भी, उन्होंने ब्रीफिंग दी, लेकिन हमने फिर कुछ क्वेश्चन उनको दिए हैं मुख्तलिफ मेंबर्स ने कि ये आप नोट कर लें, और अगली मीटिंग में जब चेयरमैन साहब आए, चेयरमैन साहब ने तो लेटर लिखा था कि 15 दिन के बाद आप जो तारीख रखे मैं आ जाऊंगा, क्योंकि कोविड की वजह से मैं करसीना में हूँ। तो राय साहब ये जी, अब ये ब्रीफिंग तो आपने आपकी कमेटी ज़ाहिर ले ली, आगे चेयरमैन नैब भी सेहतियाब होकर आ जाएंगे, वो भी दे देंगे, वो भी यही फिगर्स कोट करेंगे जो डीजी साहब ने किए हैं। अब इसके बाद ये मामला आगे किस तरफ बढ़ेगा? क्या नैब की कारकर्दगी से आप लोग, आपके लिए काबिल इत्मीनान है कि 821 अरब का दावा है और सिर्फ 18-20 अरब रुपए सरकारी खजाने में जमा हुए हैं? अब कमेटी आगे इस केस को आगे परसू किस तरह और किस जानिब करेगी? हमने बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन उनको दिए भी हैं, उन्होंने कहा जी मजीद हमें लिख के भिजवा दें, और मैंने मेंबर से कहा है कि जो जो उनके ज़हनों में क्वेश्चन है वो आप हमें दे दें, हम उसको भिजवा देंगे ताकि उसका वो जवाब लाएं। क्योंकि जो अब्रप्टली क्वेश्चन वहाँ पे होते हैं, वो जो अहम क्वेश्चन होते हैं, उनका जवाब उनके पास बाज़ नहीं होता। अच्छा। वो कहता जी हमें टाइम दें, हम चेक करके बताएंगे। तो वो बड़ा अच्छा आज हमने काम किया। कुछ क्वेश्चन उनको नोट करा दिए मेंबर्स ने, हमारे मेंबर्स ने कमेटी के, कुछ हम उनको लिख के भिजवा रहे हैं 1-2 दिन। ठीक है, लोगों से कहा कि हमें एक रिटर्न फॉर्म में हमें देते हैं। ठीक है, चलिए, वो चले जाएंगे वो जी। बहुत बहुत शुक्रिया। राना तनवीर साहब गुफ्तगू कर रहे थे, नून लीग के सीनियर रहनुमा। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आज पूरा दिन कराची की सड़कों पर जो कुछ होता रहा, रेड जोन में किस तरह से MQM के एहतजाजी मुजाहिरीन पर लाठियां बरसाई गई, वो रेड जोन में क्यों गए, क्या वजह बनी, हुकूमत ने वक्त से पहले उन्हें क्यों नहीं रोका, एक ब्रेक के बाद तफसील से इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो MQM पाकिस्तान आज अपना एहतजाज लेकर रेड जोन में दाखिल हुई। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ ये एहतजाज था। बड़ी तादाद में MQM के काफिले रेड जोन में जब पहुंचे तो वहां पर फिर उनका पुलिस से आमना सामना हुआ। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, सूरत हाल खासी ख़राब हुई, जिसमें MQM के कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए। और जब इस पूरी सूरत हाल के बाद MQM के पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें उन्होंने बताया कि कल अब वो यौम सियाह मनाने जा रहे हैं, यानी कल MQM की तरफ से यौम सियाह मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक बच्चे की भी इसमें हलाकत हुई है, जो पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई थी उसके नतीजे में। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी ख़वातीन पर लाठियाँ भी बरसाई गई हैं। और अब सिंध हुकूमत का काउंटडाउन यहाँ से शुरू हो चुका है, सिंध हुकूमत अब अपने दिन गिनना शुरू कर दे। तो जब ये एहतजाज इतनी शिद्दत पर पहुँचा, सूरत हाल इतनी ख़राब हुई, तो क्या इसको दरमियान में नहीं रोका जा सकता था? क्या सिंध हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते थे? सूरत हाल को इतना ख़राब होने क्यों दिया गया? ये तमाम सवालात रखते हैं सईद गनी साहब के सामने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सूबाई वज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये सूरत हाल क्यों इतनी ख़राब हुई? ये क्या वक्त से पहले हुकूमत इसको कंट्रोल नहीं कर सकती थी? कहीं बात करके MQM वालों के साथ कहीं बैठ कर उन्हें दरमियान में कहीं रोक कर इंगेज करके? सही साहब, देखिए, एक तो मैं सुबह सिंध में पिछले 26 दिनों से जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है, सिंध असेंबली के बाहर बैठे। हालांकि वो भी रेड जोन का इलाका है, लेकिन हमने उन्हें कुछ नहीं कहा। उन्होंने बीच में कई सड़कों को भी बंद किया, लोगों को तकलीफ में डाला। हमने वहाँ पर भी काफ़ी रेस्ट्रेंट की और हमने कोई सख्ती नहीं की। MQM की आज की जो रैली थी, जो उन्होंने एहतजाज अनाउंस किया था,
वो शारा फैसल से उन्होंने प्रेस क्लब जाना था और ये सारा तय था। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ उन्होंने तय किया था कि शारा फैसल से वो चलेंगे और प्रेस क्लब पर चले जाएंगे। लेकिन अचानक मेट्रोपोल होटल के बाद बजाय प्रेस क्लब के जाने के वो चीफ मिनिस्टर हाउस की तरफ आ गए। अच्छा, चीफ मिनिस्टर हाउस पे भी कोई बड़ा इशू नहीं है। माजी में एहतजाज होते रहे, धरने होते रहे, लोग मुजाहरे करते रहे हैं, हमने उनको बड़े तरीके से सॉर्ट आउट किया है, हैंडल किया है। आज की जो सूरत हाल थी वो इसलिए मुख्तलिफ थी कि चीफ मिनिस्टर हाउस के बराबर में जो 5 स्टार होटल्स हैं वहाँ पर PSL की टीमें ठहरी हुई हैं और वहाँ उस इलाके को हाई सिक्योरिटी जोन जो है वो डिक्लेयर किया गया है। अब अगर जहाँ ये सूरत हाल हो वहाँ तो 2-4 अफराद भी अगर आ जाएं तो वहाँ पर भी कोशिश की जाती है कि वो इकट्ठे ना हो। इस सूरत हाल में MQM वहाँ पर ना सिर्फ आई बल्कि वो कई घंटे बैठे रहे और कमिश्नर कराची, DIG कराची, डिप्टी कमिश्नर, ये सारे लोग जो जिनसे वो राब्ते में थे, जिनसे वो बात कर रहे थे, उन्होंने उनको ये बताया कि अब बराए मेहरबानी प्रेस क्लब चले जाइए, जहाँ का तय हुआ है जाके बैठ जाइए, हमें कोई इशू नहीं है, कोई एतराज नहीं होगा इस पर। सही। लेकिन वो वहाँ से जाने को तैयार नहीं थे, बल्कि इस बात पे जिद थे कि वो मुस्तकिल यहाँ पर धरना देकर बैठेंगे। अब ये फैसला मैं समझता हूँ कि लोग खुद कर लें। एक ऐसा इलाका जहाँ पर PSL की टीम्स ठहरी हुई हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा इशू था, उस इलाके में इस तरह से MQM का एहतजाज करना जो पहले से तयशुदा भी नहीं था, अपने तयशुदा जो उनकी जो कमिटमेंट थी उसके भी खिलाफ उन्होंने किया, तो हम फिर उसमें क्या कर सकते थे। सही। तो ये बहालत मजबूरी एक चीज हुई है जो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का शेवा कभी नहीं रहा। हमने हमेशा कोशिश की है कि इस किस्म की सूरत हाल पैदा ना हो, लेकिन बदकिस्मती से MQM के जो लीडर्स थे उनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई। अब सही साहब, जो कुछ हुआ ज़ाहिर है, ये मनाजिर जब इंटरनेशनल मीडिया में भी जाते हैं तो बड़ा ख़राब इमेज पाकिस्तान का जाता है, और ऐसे मौके पर जब कल से PSL का आगाज़ होना है, तो क्या आपने या नासिर हुसैन शाह साहब ने, मुर्तज़ा वहाब साहब ने, पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप में से किसी ने, खालिद मकबूल साहब से, आमिर खान साहब से रब्ता अगर कर लिया होता या किया था तो आप बताइएगा, तो आप लोगों ने रब्ता नहीं किया कि सूरत हाल को इतना ख़राब होने से बचाया जा सकता है? मेरा तो रब्ता नहीं हुआ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो मेरा अपना ख्याल है, कई दिनों से ये बात कह भी रहा हूँ कि MQM, PTI और कुछ और जमातें ये इंटेंशनली इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट करना चाहती हैं जिससे लोगों की तवज्जो गैस की शॉर्टेज पर ना जाए। अच्छा। लोगों की तवज्जो जो खाद की, यूरिया की शॉर्टेज उसकी तरफ ना जाए। लोगों की तवज्जो जो 350 अरब रुपए के मिनी बजट के जरिए इन्होंने नए टैक्सेस इस मुल्क के लोगों के ऊपर डाले हैं उस तरफ ना जाए। जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं उस पर ना जाए। जो फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज लगाया जा रहा है हर महीने 4.5 रुपए के करीब, उस पर लोगों की तवज्जो ना जाए। जो पेट्रोल की कीमतों में हर महीने 4 रुपए पेट्रोलियम जो डेवलपमेंट लीवी डाली जा रही है उस पर ना जाए। जो दवाइयाँ महंगी हो रही हैं, जो चीनी महंगी हो रही है, जो रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें महंगी हो रही हैं, जो डॉलर महंगा हो रहा है, उस तरफ लोगों की तवज्जो ना जाए और ये नॉन इश्यूज को पैदा करें और लोग उसमें उलझते रहें। और मैं ये समझता हूँ कि पिछले कई दिनों से देखें ये हो रहा है। MQM अपने आप को कराची की चैंपियन कहती है। मुझे कोई एक एहतजाज, कोई एक मुजाहरा इस बात पे बता दें कि कराची की इंडस्ट्रीज को गैस नहीं मिली। 66% लोगों की जो एक्सपोर्ट है वो मुतासर हुई है। कराची के शहरियों के घरों में गैस नहीं आ रही, उस पर उन्होंने बात नहीं की है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये लोग भी महसूस करते हैं कि अवामी जो मसाइल है उस पर तो बात नहीं हो रही, लेकिन नॉन इश्यूज को बुनियाद बनाकर जो है वो साहब, ये जितने भी आपने बड़े इश्यूज बनाए सारे सब नेशनल लेवल के इश्यूज हैं और इन पर मीडिया में भी बात हो रही है और ज़ाहिर है लोगों के जहनों से इसको नहीं निकाला जा सकता क्योंकि हर आदमी पर इसका बोझ पड़ रहा है। जमात इस्लामी 26 दिन से धरना दिए बैठी है। बीच में 1-2 दौर मुज़ाकरात के आप लोगों के साथ चले भी, 2 हफ्ते पहले वो मुज़ाकरात गालिबन हुए थे, उसके बाद उन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला। ज़ाहिर है ये अगर लोकल गवर्नमेंट बिल पर उन लोगों के इशूज़ हैं तो या तो आप उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें या फिर उनकी जो तरमीम है उसमें कहीं कोई दरमियानी रास्ता निकालें। एक एहतजाज वो भी तो चल रहा है, ज़ाहिर है इन लोगों को ही पता था अगर ये धरना देकर बैठ जाएंगे तो आप इनकी बात नहीं सुनेंगे, इसलिए इन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। एक तो यही हमारा आर्गूमेंट है कि हम एहतजाज के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। हालांकि जमात इस्लामी ने भी कुछ जगहों पर आम लोगों के लिए बहुत मुश्किलात पैदा की हैं, सड़कें बंद की हैं, ट्रैफिक जैम हुआ है, लोग बेचारे मुश्किल में आए, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। लेकिन ये सूरत हाल जो आज चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने और उस हाई सिक्योरिटी जोन में पैदा हुई 5 स्टार होटल्स की वजह से, वो मैं समझता हूँ कि आपको समझना चाहिए कि उसका पीछे मकसद क्या कारफरमा था, वो क्या करना चाहते थे। हम बातचीत जमात इस्लामी से भी कर रहे हैं, हमारी बातचीत PSP के भी लीडर से हुई है और जमात इस्लामी से जो आप कह रहे हैं कि किसी तरफ पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तो वो कोई इतनी चीज़ें आसान नहीं होती।
हमारा एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि 2001 का जो कानून था वो मुतनाज़ा था और वो इस वक्त पाकिस्तान में किसी सूबे में भी जो है वो कानून मौजूद नहीं है। तो सिर्फ कराची शहर में जमात इस्लामी एहतजाज करके अगर ये कहे कि जी 2001 का कानून सिंध में बहाल कर दो तो नामुनासिब बात है। अगर जमात इस्लामी समझती है तो पूरे मुल्क में एहतजाज करे और डिमांड करे, उसके बाद फिर जहाँ जहाँ उनकी डिमांड मानी जाती है उसको देखा जाएगा। लेकिन जो इस वक्त मौजूदा कानून है उसमें अगर कोई ऐसी तजावीज़ दी जाए जो हम समझते हैं कि जिस कानून को मजीद बेहतर बना सकती हैं तो वो MQM की तरफ से आए, PTI की तरफ से आए, जमात इस्लामी की तरफ से आए, हम उसको वेलकम करेंगे। अच्छा। लेकिन ये रवैया जो है कि जी जो हम कह रहे हैं वो करें, ये रवैया मैं समझता हूँ कि मुनासिब है। बहुत बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौजूद थे हमारे साथ, तो कह रहे थे कि जो भी तजावीज़ हैं MQM की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जमात इस्लामी की, PSP की, वो आएँ हमसे हमारे सामने रखें और अगर उसमें कोई काबिल अमल तजावीज़ हुई तो हम उनको मानेंगे भी। और साथ ही उन्होंने कहा कि MQM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो अवामी इशूज़ हैं, जो मुल्क के बड़े नेशनल इशूज़ हैं, उन पर से तवज्जो हटाने के लिए कराची में ये सब कुछ कर रही है। बहरहाल अब ये सियासी सूरत किस तरफ जाती है तो देखना होगा। लेकिन आज ये जो बस बहुत हो गया से 1 महीने का हम ब्रेक ले रहे हैं, चूँकि कल से पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन शुरू होने जा रही है और बोल न्यूज़ पर कल रात 11 बजे से आप देखेंगे खेल का जुनून, जिसमें जावेद मियादाद हमारे साथ मौजूद होंगे और क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा नाम जब हमारे साथ मौजूद होगा तो उनसे आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं, उनसे आप सवालात पूछ सकते हैं। जो बच्चे क्रिकेट सीखना चाहते हैं वो उनसे क्रिकेट सीख सकते हैं। मैचेस पर उनके माहिराना तबसरे और तज्ज़िये आप सुन सकेंगे और किस मैच में क्या हुआ, किसको क्या करना चाहिए था, किसकी स्ट्रेटजी कहाँ गलत साबित हो गई, किस कप्तान ने क्या गलत फैसला किया, किस बैट्समैन ने कहाँ गलत शॉट खेला, किस बॉलर को किस लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करनी चाहिए थी तो उसकी टीम के लिए फ़ायदेमंद होती। ये सब कुछ कल से आप बोल पर रात 11 बजे से देख सकेंगे। और कल यानी 27 जनवरी से और 27 फरवरी जिस दिन पाकिस्तान सुपर लीग 7 का फाइनल होगा उस दिन तक ये ट्रांसमिशन आप बराह रास्त देख सकेंगे। और जिस दिन 2 मैचेस होंगे, यानी जिन हफ्ता और इतवार के दिनों में 2 मैचेस हैं उसमें 1 से 2 यानी मैच से पहले भी ये ट्रांसमिशन आप देख सकेंगे, जिसमें जावेद मियादाद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनके माहिराना तबसरे, माहिराना तज्ज़िये हर मैच पर लाइव आप देख सकेंगे। और मियादाद के तबसरों तज्जियों के अलावा भी कई ऐसे सेगमेंट्स हैं जिससे आप भरपूर तरीके से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे और कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट्स भी हमारे पास मौजूद होंगे जो कि हम आपको सवालात के जवाब देने की सूरत में जावेद मियादाद साहब के साइन के साथ दिया करेंगे। तो कल से ये खुसूसी ट्रांसमिशन हमारी शुरू होने जा रही है। तो अब आपसे बस बहुत हो गया कि सेट पर 1 महीने बाद मुलाकात होगी, चूँकि कल से एक ज़बरदस्त सेट के साथ, ज़बरदस्त से मेहमानों के साथ, क्योंकि जावेद मियादाद साहब के अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात और अपने अपने शोबे की माहिर शख्सियात हमारे साथ उस प्रोग्राम में मौजूद होंगी और PSL की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन से लुत्फ़अंदोज़ होने का सुनहरी मौका है। तो कल से आप भी देखना ना भूलिए रात 11 बजे खेल जुनून का। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।